रॉलेट एक्ट बता दिए थे। सब बता दिए थे ना ये सब लाइव वाले सब लोग। गुड मॉर्निंग बाबू। रॉलेट सत्याग्रह बता दिए थे। क्वेश्चन दिया गया आप लोग को, घर से बना के लाएंगे लोग। ठीक है, आगे पढ़ाते हैं। कहां तक बताए थे लाइव वाले आप सब लोग को? क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, आप क्वेश्चन बनाएंगे। कहां तक क्वेश्चन है? अरे 137 टॉपिक बता। बंगाल विभाजन तक, हाँ बंगाल राज्य तक है, उसको बनाइएगा, उसके आगे फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको गांधी युग के बारे में बताए थे। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान किसने कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद। किसने चलाया? स्वामी श्रद्धा। आगे बढ़ जाते हैं। कर मत दो का नारा गुजरात में, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किस नारा, किस अमेरिका? अमेरिका। क्या हो गया? प्रोजेक्टर कैसे बंद है जी पीछे का? स्वामी श्रद्धानंद। खिलाफत आंदोलन भी बता दिए थे। होम रूल आंदोलन कितने लोगों ने चालू किया? पहले चालू किए बाल गंगाधर तिलक, अप्रैल 1916। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोनों लोग का 1918 आते आते होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। होम रूल 1916 में जो चालू हुआ था किस देश से प्रेरित था? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था। बता दिए थे यहां तक में, बढ़िया। खिलाफत आंदोलन तुर्की के विभाजन के खिलाफ था। किन लोगों ने अध्यक्षता किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली ने किसके अर्थी को कंधा दिया था? बाल गंगाधर तिलक को। बताइए खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने कर दिया था? महात्मा गांधी। किस मैदान में? फिरोज शाह कोटला। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920। पढ़ा थे ना असहयोग आंदोलन? चौरी चौरा भी पढ़ा दिए थे। चौरी चौरा हत्याकांड में कितने मतलब हाँ 22 पुलिस वाले मारे गए थे। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो ये चौरी चौरा हुआ 5 फरवरी को 1922। आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी 1922। जब महात्मा गांधी आंदोलन वापस लिए तो वहां पे क्या हो गया? बहुत ज्यादा क्या हुआ? विरोध हुआ। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद इसको मार्च 1922 में महात्मा गांधी को कहां भेज दिया गया? जेल। कितने साल की जेल की गई थी महात्मा गांधी? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 6 साल की जेल। तो 1922 से 6 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1928। लेकिन महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया 1924। खराब स्वास्थ्य होने के कारण इन्हें कब रिहा किया गया? 1924 में। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया 1924 में। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी को हालांकि सजा कितने साल की सुनाई गई थी? कितने साल की? 6 साल की। यहां तक तो हो ही गया था। आगे बढ़ जाए, क्या पढ़ाना था उसके आगे? असहयोग आंदोलन हो गया। 10 मार्च को महात्मा गांधी को कितने साल की सजा हुई थी? 6 साल। लेकिन 1924 में महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण क्या किया गया? 24 में दिया। और 24 में महात्मा गांधी ने बेलग्राम अधिवेशन की क्या कर दिया? अध्यक्षता। बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। बेलग्राम कर्नाटक में, गलती से इसमें केरल लिख दिया। बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक। गलती से क्या लिख दिया है? केरल है, कर्नाटक लिख दिया है केरल। उसके नीचे क्या लिखा है भाई? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। चलिए स्वराज पार्टी के बारे में समझा देते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन, वलसाड़ सत्याग्रह, साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी, स्वराज, हाँ आवाज सुनने के लिए बोल रहे थे सर। खड़ा होकर पूछिए, कोई सवाल पूछना रहता है। सुनिए ध्यान से। स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई? जब महात्मा गांधी लाख लोगों ने 1900 इसकी स्थापना का, जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया तो लोगों के अंदर एक बात आई कि भाई महात्मा गांधी इतना बड़ा मोनोपोली कैसे कर सकते हैं? अपने अपने मन से असहयोग आंदोलन चालू किए, पूरी जनता ने इनका साथ दिया। पूरी जनता का जब उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो अचानक इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया आंदोलन। इसलिए लोग अब कांग्रेस के अंदर परिवर्तन चाहते थे। तो कांग्रेस के अंदर ही अब 2 गुट बनने लगा। एक का नाम रह गया परिवर्तनशील और एक का नाम था पुरानी मतलब अपरिवर्तनशील। तो कांग्रेस में असहयोग आंदोलन जैसे समाप्त हुआ तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में कितने गुट होने लगे? 2, एक परिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील। इसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहा जा सकता है। तो ये 2 तरह के विभाजन देखने को मिले। तो इसी बीच 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, बिहार के शहर गया में। और यहां पर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील में एक बहुत बड़ा मतलब मतभेद देखने को मिला। तो परिवर्तनशील लोगों का कहना था कि हम अंग्रेजों का केवल विरोध करके कोई खास काम नहीं करेंगे। यहां आप एक चीज को समझिएगा, जब हम किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं तो पेड़ गिर जाता है, लेकिन लकड़ी काम लायक बच जाती है। लेकिन जब हम उसी पेड़ को दीमक से गिराते हैं तो पेड़ कुछ देर में गिरता है, लेकिन लकड़ी भी किसी काम लायक नहीं बचती है। यही कहना था स्वराज पार्टी वालों का कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज जाएंगे, बच जाएंगे ससुरे सब। यहाँ पर हम दीमक बन के अंग्रेजों जो सरकार चलाते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है जो यहाँ डिसीजन मेकिंग है, इसमें चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं? घुस जाते हैं। और यहाँ पर हम इसके काम में क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो स्वराज दल जो था वो परिवर्तनशील लोगों का था। तो स्वराज दल की जो नींव रखी गई थी वो गया अधिवेशन से। कहां पर? गया अधिवेशन। गया अधिवेशन 1922 में। गया अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। कहां हुआ था? गया में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? गया में। यहां पर कौन लोग एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। तो जितने परिवर्तनशील थे इन्होंने इन परिवर्तनशील में 2 नेता सबसे प्रमुख, चित्तरंजन दास, CR दास।
क्या नाम था? चितरंजन दास। और एक और नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो ये दो लोग सबसे प्रमुख परिवर्तनशील नेताओं में से थे। हालांकि सी आर दास ये बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी कौन थे? चितरंजन दास, सी आर दास। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे लोग जेल में गए थे, जिसमें सबसे पहले जेल कौन गए? सी आर दास भी गए। इनकी पत्नी भी गई, बसंती देवी, ये जेल में गए थे लोग, ये लोग। तो ये परिवर्तनशील वाले थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा कि अब हम एक अलग पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी का नाम रहेगा स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को कर दी गई। इसकी स्थापना का निर्णय गया अधिवेशन 1922 में लिया गया था। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923। इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए सी आर दास को, अध्यक्ष बनाया गया सी आर दास, चितरंजन दास, सी आर दास मतलब चितरंजन दास। और इस पार्टी के महासचिव बनाए गए, महासचिव, चीफ सेक्रेटरी जो थे महासचिव, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। यहाँ पर ये दो लोग पेशे से बहुत बड़े वकील थे। आगे अब हम समझते हैं, ये स्वराज पार्टी जो थी 1 जनवरी 1923 को इसकी जब स्थापना हुई तो इन्होंने अपने स्थापना के समय कहा था कि हम विधानसभा में पहुंच के, उस समय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा होती थी, समझ गया? ये राज्य विधानसभा नहीं होती थी, केंद्रीय मतलब असेंबली होती थी, लाहौर में बैठक चलती थी उस समय में। उसी असेंबली में बम फेंक दिए थे कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दास, इनको फांसी भी दे दी गई। तो इनका कहना था कि यार ऊपर करो तो कौन है ये, बस बस क्या कहता है आप लोग? अभी कमेंट गजब बेवकूफ वाला रहता है। सर आज तक मेरा नाम बोल दिए हैं तो नहीं बोले, एक बार मेरा नाम बोल दीजिए। क्या बेवकूफी करता है तुम लोग, बकलोल कहीं का। अबे ब्लॉक कर देंगे हम, मार दो, ब्लॉक मार दो उसको। हाँ मारो, लिखो, हाँ ब्लॉक लिखो, ब्लॉक। बेवकूफ कहेगा नाम, अब नाम तुम्हारा ब्लॉक हो गया। ये सब बेवकूफी वाला काम करेगा, उसके बाद कमेंट नहीं देखेगा तो कहेगा सर कमेंट नहीं देखते। देखो कितना अच्छा से देखे, दो ही चीज मिलेगा, इनाम या फिर आपको सजा, दो ही चीज होना चाहिए। उस समय सारे ज्यादातर लोग वकील हुआ करते थे, पेशा उस समय सबसे बड़ा वकालत का ही होता था। इंजीनियरिंग उस समय था नहीं, यहाँ रेलवे से सीखा कोई आता पता नहीं। इन लोग का कहना था कि हम असेंबली में पहुंचेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इनका लगभग इनका 45% क्या आ गया, मतलब सीटें आ गई। अब बताइए 40-45% सीट आ गए तो आप दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, सरकार में तो रोड़ा आराम से डाल देंगे यहाँ पर। और इन्होंने कहा था कि हम कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा बाधा डाला भी था। ली कमीशन की बातों को इन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को पारित नहीं होने दिया। मूडीमैन कमीशन का कहना था कि भारतीय राज्यों को छूट मत दीजिए, बल्कि यहाँ क्या लाइए, द्वैध शासन। ली कमीशन जो था ये कहता था कि मतलब जाति की उच्चता को बरकरार रखिए, ऊंचे जाति वाले ही अच्छा काम कर सकते हैं, नीचे जाति वाला नहीं कर सकते, इस टाइप की बात थी। इन सारे बातों को विरोध में किया गया, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी का कहना था कि हम कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ में मतलब नहीं हिस्सा लेंगे, हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। इनका कहना था कि हम डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, मतलब राज्यों को क्या दे दिया, फ्री हैंड छूट दे दीजिए। अभी बताइए बिहार में क्या शासन होगा? नरेंद्र मोदी कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। गए थे बंगाल में, खेला हो वो खेला हो बे, हो गया खेला इनका, सब खेले खत्म हो गया यहाँ पे। तो मोदी जी एक चीज मतलब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो राज्य में कुछ नहीं कर पाते, कुछ स्पेशल काम कर पाते नहीं। बिहार का शासन नीतीश कुमार के पास है, यहाँ पर इनका। अब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो केजरीवाल के प्रचार में ये मोदी जी के साथ प्रचार में नीतीश कुमार भी कहते, तो कहते कि विकास देखना है तो दिल्ली में क्या देखे हैं, बिहार में आके देखिए। बिहार में विकास हुआ है ऐसा कोई डाउट नहीं, लेकिन दिल्ली के कंपेरिजन में नहीं हुआ है। दिल्ली का सोचा मतलब कोना कोना दिल्ली है भी तो छोटा, दिल्ली है ये कितना बड़ा है, छोटा सा। तो वैसे ही स्वराज पार्टी का कहना था कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट। तो स्वराज पार्टी का मुख्य नारा क्या था, डोमिनियन स्टेट। इन्होंने दो चीजों का मेन ध्यान दिया, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है, स्वायत्त राज्य, स्वायत्त राज्य, यानी राज्यों के प्रशासन में सरकार हस्तक्षेप न करे। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब स्वायत्त राज्य, ये मानता। दूसरा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कार्य में क्या करना है, बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना। किसका उद्देश्य था, स्वराज पार्टी का। स्वराज, इन्होंने बाधा डाला भी था, ली कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पारित होने दिया, मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को भी पारित नहीं होने दिया। मूडीमैन कमीशन और ली कमीशन की रिपोर्ट को पारित होने नहीं दिया। इन्होंने एक और वादा किया था जनता से, हम कभी भी सरकारी पद नहीं लेंगे, सरकारी पद को नहीं लेंगे, सरकारी पद हम नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि स्वराज पार्टी के नेता थे विठल भाई पटेल, क्या नाम था, विठल भाई पटेल। उन्होंने विधानसभा की अध्यक्ष पद पर बैठ गए, क्या बन गए, अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विठल भाई पटेल, विठल स्वामी, विठल भाई पटेल, भाई बोलिए, विठल भाई पटेल। अब इन्होंने कहा था हम सरकारी पद नहीं लेंगे। अब अंग्रेजों ने जनता में हल्ला कर दिया, जानबूझ के अंग्रेजों ने कहा कि इनको पद दिया, मोतीलाल नेहरू को भी पद दे दिया, सी आर दास को भी क्या दे दिया, पद जानबूझ के दिया। कहा कि आपके पास सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप है, 40% सीट आप ही के पास है, आप ही कोई सरकार होनी चाहिए, हम आपको पद देते हैं। इन लोग को समझ में आया नहीं कि भारत की जनता जो होती है अजीब, कब किधर मुंह घुमा लेगी जिसका कोई हद नहीं है। समझ गया कि नहीं आ गया? तो इन बताइए अगर ये लोग सरकारी पद ले भी लेते, समझ गया, अगर सरकारी पद ले भी लेते तो क्या दिक्कत था इससे जनता? ये लोग तो विरोध ही तो कर रहे थे, समझ गया कि नहीं आ गया? तो ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध। लेकिन इन्होंने जब सरकारी पद लिया तो जनता इनके खिलाफ हो गई और 1928 आते आते स्वराज दल जो हो गया वो समाप्त हो गया, खुद ही इसका अस्तित्व क्या हो गया, बदल गया। विठल भाई पटेल क्या बने थे, सरकार ये अध्यक्ष बने थे, विधानसभा के अध्यक्ष। ली कमीशन की रिपोर्ट को इन लोगों ने पारित होने दिया,
मूडीमेंट कमेटी की रिपोर्ट को पारित होने दिया। स्वराज पार्टी जो थी किस वर्ष के चुनाव में भाग ली? 1923 के चुनाव में। 100 सीटों में इन लोग ने 42 सीट को क्या किया था? जीता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सरकारी काम में बाधा डालना इनका मुख्य उद्देश्य था। राज्यों की स्वायत्तता यानी डोमिनियन स्टेट को मानना इनका मुख्य प्रयास था। स्वराज पार्टी ने ली कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने नहीं दिया, जो जाति की किसको बढ़ाता था? उच्चता को बनाए रखता था। और साथ ही मूडीमेंट कमीशन की रिपोर्ट को पारित होने दिया? नहीं। मूडीमेंट कमीशन क्या भारतीयों को स्वायत्तता दे रहा था? वो बल्कि वहां क्या लागू करता था? द्वैध शासन। आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह से स्वराज पार्टी का भी क्या हो गया? अंत हो गया। तो कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल, आगे जाके विभाजन फिर हुआ, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। डोमिनियन स्टेट एंड सेल्फ रूल में क्या अंतर है? बात बराबर ही है बाबू। डोमिनियन स्टेट कहिए, होम रूल कहिए, सेल्फ रूल कहिए, बात बराबर। सबका पर्यवाची है, लगभग एक ही जैसे होते हैं सर। आगे बढ़े। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? विठल भाई पटेल, जो विधानसभा के क्या बने? सर अध्यक्ष बने थे। स्वराज पार्टी किस वर्ष आते आते समाप्त हो गई? 1928। याद हो गया? किसी को दिक्कत नहीं। स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? गया अधिवेशन। गया अधिवेशन 1922। आपको अलग से एक टॉपिक ही पढ़ना है, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। किस अधिवेशन, कहाँ कौन सा अधिवेशन हुआ, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, क्या उस अधिवेशन में पारित हुआ, इस सबसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। आगे पढ़ा देंगे उसको। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब उसके बाद कहता है वलसाड़ सत्याग्रह 1924। देखिए वलसाड़ सत्याग्रह, वलसाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। वलसाड़ कहाँ है? गुजरात। वलसाड़ सत्याग्रह 1924। वलसाड़ कहाँ पर है? गुजरात। 1924 सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह को किया था। देखिए यहां पर अंग्रेज एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था डकैती टैक्स। क्या लेते थे? डकैती टैक्स। सोच रहा यहाँ पर डकैती टैक्स क्या था? समझिए, अंग्रेज ना कहते थे कि हम जिस एरिया में लोग डकैती टैक्स नहीं देंगे, उस एरिया में हम दरोगा पुलिस का डिप्लाई ही नहीं करेंगे। रात में चोरी हो जाए, एफआईआर लिखने हम नहीं आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो ये डकैती टैक्स था। अब जनता परेशान थी। एक तो तुम सिंचाई पर टैक्स ले रहे हो, कृषि पर टैक्स ले रहे हो, मकान पर टैक्स ले रहे हो। अब जो आदमी रात को सुधबो करे तो डकैती टैक्स दे। और अंग्रेज जानबूझ के डकैती टैक्स बहुत ज्यादा रखे थे सब। अब लोगों को दिक्कत होने लगा डकैती टैक्स देने में। लोग टैक्स नहीं देते थे तो अंग्रेजवा खुद डकैती डाल देता था। जो आदमी डकैती टैक्स नहीं दिया ना, अंग्रेज क्या कर देता था? उसके यहाँ खुद डकैती डलवा देता था। अब मजबूर में था, सबको पता था किसके घर डकैती होगा, किसके यहाँ नहीं होगा। जिसने डकैती टैक्स नहीं दिया है उसके यहाँ क्या हो जाता था? चोरी। और खुद चोरी कौन करते थे? अंग्रेज सब। अंग्रेज आते थे चोरी करते थे, या किसी को चढ़ा देते थे, चोरी कर ले, सब तुम्हें लूट लेना, हमें एफआईआर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। वहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। लोग समझ में आ गया? अब अजीब हो गया भाई उन लोग का सिचुएशन। डकैती टैक्स दे रहे हैं लोग, अब डकैती टैक्स, अब इसका मतलब तो जबरदस्ती हो गया। अब डकैती टैक्स नहीं देंगे तो हमारे घर क्या हो जाएगा? चोरी। अब इस पे बवाल हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अंग्रेजों को ये डकैती टैक्स हटाना पड़ेगा। और सारे लोगों से कहा कि कोई भी इसमें डकैती टैक्स नहीं दे। लोगों से इन लोगों ने कहा, सरदार पटेल ने, एक काम करो, जो जो डकैती टैक्स दे रहा है ना, वो अपने घर में जाके चोरी कर लो। तो जिसके जो नहीं दे रहा है उसके यहाँ भी चोरी हो, और जो देगा उसके यहाँ भी चोरी होगा। इससे ज्यादा नहीं तो कौन नहीं देगा। सबको मना किया इन्होंने, कोई टैक्स नहीं देगा। तो इन्होंने उसी वलसाड़ सत्याग्रह में नारा दिया था, नो टैक्स, नो टैक्स, कर मत दो। ये आंदोलन नहीं था कर मत दो, उन्होंने नारा दिया। जबकि क्वेश्चन घुमा के कहेगा कर मत दो आंदोलन किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किस सत्याग्रह का हिस्सा था वो? रॉलेट सत्याग्रह। और वलसाड़ सत्याग्रह में डकैती करके खिलाफ सरदार पटेल ने कहा था कर मत दो। याद रहेगा, कर मत दो। आगे बढ़ जा। डकैती टैक्स। उसके बाद अगला कर रहा है वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच में हुआ। टीके माधवन ने किया। तो वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह 1924, टीके माधवन, टीके माधवन। देखिए ये जनजाति थी एक, जिसका नाम था इझवा जनजाति। क्या नाम था? इझवा जनजाति। एससी एसटी में आते हैं इझवा जनजाति। अब ये इझवा जनजाति जो था, यहाँ इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या आती थी। इझवा जनजाति के लोगों को मंदिर के सामने से जाने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था तुम एससी एसटी में आता है, तुम मंदिर के सामने से जाएगा तो तुम भगवान को क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अजीब हाल है, अशुद्ध करेगा यहाँ। अब वहां पर एक ऐसी समस्या थी, सड़क जो थी वो एकदम ठीक ठाक थी, और यहाँ पे क्या था? मंदिर। इनका क्या था? तुम यहाँ मंदिर के रास्ते से मत। अब मंदिर के रास्ते से अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, पूरी घनी आबादी थी, इन्हें एक लंबा दूरी तय करके जाना था। अब किसी का घर यहाँ है, उसको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ सीधे चला जाता, तो उसको इतना लंबा घुमा के जाना होता था। और वो भी किस कारण? कि वो किसी छोटी जाति में पैदा हुआ है। इतना बुरा व्यवहार भारत में बहुत उटपटांग होता था दक्षिण भारत में। यहाँ पर एक से एक नियम कानून लाया था सब। दलित चलता था तो उसके पिछवा ना कपड़ा बांधता था लसराने के लिए, उसका पैर का निशान क्या हो जाए? मिट जाए। ये तो हाल हो गया कि दलित तो मूल निवासी है यहाँ। दो लोग यहाँ के मूल निवासी, तीन में से, दलित, आदिवासी, द्रविड़। द्रविड़ दक्षिण भारत वाले, आदिवासी और दलित। बाकी कौन? आर्य समाज वाले भारत के थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। वही आके यहाँ संस्कृत वगैरह बनाया। आर्य जाति, ऊंची जाति, बड़ी जाति। कनिष्क का भारत में था। कुषाण वाले भी कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो भारत में यही तीन थे सब। इन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? दलित, एससी एसटी घोषित कर। जबकि इनको क्या होना चाहिए? मूल निवासी। एकदम ओरिजिनली एकदम क्या होगा? मूल। हालांकि इस तरह से देखेंगे तो मूल निवासी का सेंस एकदम में प्राचीन नहीं ले जाएंगे। मूल निवासी तो हम सब लोग हैं यहाँ के। लेकिन अगर ऐतिहासिक संवैधानिक रूप से हम लोग सब कहाँ के मूल निवासी हैं? भारत। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मूल निवासी देखेंगे, दलित, आदिवासी, द्रविड़, वो लोग क्या है? मूल निवासी। बाकी जो आर्य आए हैं, मुगल आए हैं, दिल्ली सल्तनत वाले, बाबर, झाबर, ये सब कहाँ से आए हैं? बाहर। आर्य, मध्य एशिया से। सब लोग आ गए कि नहीं? यहीं के लोगों को थोप दिया। और एससी एसटी का क्या हाल कर दिया देख लिए।
आज भी समाज में उन्हें उपेक्षित ही रखा गया है। समाज में आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। शहरी क्षेत्र में तो मिल भी जाता है कि शहरी क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे होते हैं, उतना इन लोग को दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये लोग गांव वाले में आज भी परंपरा है, खटिया पर नहीं बैठने देगा, बराबरी बैठने दे देगा, कोई बात है? उसके लिए अलग बर्तन रखता है। उन लोग में भी मतलब एजुकेशन का क्या रहा था अभाव, अभी भी देखिएगा उतना एजुकेशन में कहाँ आगे है, बहुत आगे नहीं है। तो ये इन लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते प्रयोग करने नहीं दिए जा रहे थे। अब बहुत बवाल हुआ, इसके लिए क्या हो गया, आंदोलन हुआ, और आंदोलन करके इजवा जनजाति को मंदिर के आगे का रास्ता दिया गया था। एक से एक बवाल, सोचिए रास्ते का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था। केरल के त्रावणकोर में ऊंचे जात वाले नीचे जात वाले SC ST महिलाओं को अपना अस्तन ढकने नहीं देते थे, वो अस्तन खोल के ही उन्हें चलना पड़ता था, और अगर अस्तन ढकेगी ना तो टैक्स लगता था, मूला कर्म, टैक्स का नाम था मूला कर्म। इतना बुरा ये भारत में हुआ था, वो SC ST के लिए। अब कोई आवाज उठाया? कोई नहीं आवाज उठा। देखो भाई, समाज में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर एक संविधान में क्यों धर्मनिरपेक्ष की बात कहा है, क्यों नहीं कहा गया कि आप किसी एक धर्म को हो जाए? धर्मनिरपेक्ष, देखिए भारत में ज्यादातर में द्वितीय धर्म है, देखते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। हालांकि ये देश सारे धर्मों का बराबर है, हम संख्या के हिसाब से बता, न कि वर्चस्व या श्रेष्ठता के आधार। हिंदू मुस्लिम ज्यादा, सिख भी है लोग, सब लोग। दोनों में एक समस्या समझिएगा, जिस दिन इस्लामिक कानून थोप दिया गया ना किसी भी देश पे, उस दिन बवाल होना फिक्स है शिया सुन्नी पर। आप पाकिस्तान देख लो, सीरिया देख लो, यहाँ होगा, फिक्स होगा, शिया सुन्नी। जिस दिन यहाँ भारत पर हिंदू धर्म का पूरा तरह से लागू कर दिया ना, उस दिन फिर SC ST पर अत्याचार चालू हो जाए। दोनों में एक बहुत बड़ी समस्या है। सुन्नी शिया को वैल्यू नहीं देना चाहता है, और ऊंचे जात वाले SC ST को वैल्यू नहीं देना चाहते। वो इस देश की खूबसूरती है, जो हम सब एक साथ रहते हैं, और यही इस देश को आगे बढ़ाता है। जब हम सब एक देश के साथ रहेंगे ना, कोई सिया सुन्नी ऊंच नीच हेन तेन बात नहीं हो सकता है। लेकिन जहां एक टाइप की कम्युनिटी रहना चालू हुई, एक के मोहल्ला में खाली एक के धर्म या एक ही जात वाले हैं, अपना वर्चस्व दिखाने चालू कर देंगे, वही खराब लगता है ऐसे एरिया में। तो आप देखिएगा किसी ऐसे जगह पे जाइएगा जहां पर एक ही तरह, एक ही जाति या एक ही धर्म के लोग, वहां देखिएगा बिजनेस ज्यादा फले फूलेगा नहीं, वहां बहुत ज्यादा नहीं हो, एक धर्म के टाइप के लोग। लेकिन जहां सारे लोग कम्युनिटी मिली जुली रहेगी ना, वहां विकास बहुत तेजी से होगा, फले फूलेंगे लोग, आपसी झगड़ा कम होगा, सौहार्द ज्यादा होगा। जैसे पटना का ये एरिया, मुसल्लापुर हाट, बिकना, यहाँ भी स्टूडेंट, आप में कौन किस जाति का, ऊंचे जात का, नीचे जाति का, हिंदू मुस्लिम, सब एक समान रहेगा। और यहाँ पर सोचिए मूला कर्म थोप दिया, मूला कर्म, मूला कर्म। और अगर यह मूला कर्म दिल्ली सल्तनत या बाबर के समय लगाया गया था और ऊंचे जाति पर लगाया गया था, तो आज तक बवाल हुआ रहता। और न्यूज चैनल पे ये आज भी चलता है, 2021 में भी ये आज भी चलता। बाजीराव मस्तानी मूवी के लिए बवाल हुआ था, पद्मावती मूवी के लिए बवाल हुआ था राजस्थान में, बड़ी भयानक प्रोटेस्ट हुआ था पद्मावती के लिए, जबकि मूवी थी पद्मावती। मूवी आप सब देखे होंगे लगभग हम वही कंट्रोवर्सी की वजह से मूवी को देखे। ऐसी कहीं मूवी में नहीं दिखा जिसमें राजस्थान के राजपूत शासकों की कोई अपमान किया गया हो, बल्कि वह मूवी राजपूत शासकों के साथ साथ राजपूत महिलाओं के गौरव एवं हिम्मत को भी दर्शाता है। लेकिन उसके बाद भी उतना विरोध हुआ था उसका। हालांकि उसमें कुछ संशोधित किया गया था, फिल्म निर्माताओं को भी इसका बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं का ठेस न पहुंचे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक चीज थी मूला कर्म। लेकिन आज भी आप इसको भारत लेवल पर प्रोटेस्ट होते नहीं देखेंगे, लोग बात भी नहीं करेंगे यहाँ पर, समझ में नहीं। तो इतना खराब टैक्स भारत में लगाया गया था छोटे जातियों के लिए, जीवन मतलब मूल निवासी है यहाँ के, उनको तो रद्द कर दिया यहाँ पर। आज भी आप लोग में SC ST जो होंगे लोग, वो सामाजिक रूप से बहुत बराबरी अपने को नहीं दिखेंगे, खास करके गांव के एरिया में। शहर में तो सब चलता है, तो ये चीजें को सुधार के रखना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? बाबू ये सब क्या कर, हम अपने गांव में इन लोग को दौड़ा के मारते, भाई कोई किसी को दौड़ा के मारने की जरूरत नहीं है, इससे बहादुरी हो जाएंगे आप दौड़ा के मार रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। यही सब मार बधार देख के बाबर आया था। आप अभी कैसे शान से करेंगे हम दौड़ा के मारते हैं उन सबको? आपके इसी मारधार को देख के कौन आया था? बाबर। आपके यही मारधार देख के थोड़ी छोटी सी सेना लेके आ गया था मोहम्मद बिन कासिम, और दौड़ा मार रहे थे ना, ठोक दिया जजिया कर, और आपस में एक साथ जुड़े रहते ना, कोई बाबर झाबर नहीं आ सकता था भारत में। बाबर को उसके खानदान से फेंक दिया था सब, अफगानिस्तान वाला फरगाना से। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आज भी हम लोग क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं इस चीज। ये आपको सोचने की चीज है। और आप कभी भी देखिएगा, अगर आपके गांव में एक ही टाइप की जाति या एक ही तरह के धर्म के लोग रहेंगे, आपका गांव बहुत आगे न जाने वाला। मिला जुला होना चाहिए ताकि कमियां एक दूसरे की छिपी रहे, और जहां एक जैसा हो जाएगा वो कमियां नहीं छुप पाती। भारत में सिया सुन्नी का विवाद कभी सुने? लेकिन वही पाकिस्तान में सिया सुन्नी को बम मार दे, क्योंकि वहां सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, सबको पता है क्या हकीकत। यहाँ तो सब ढाप देता है। यहाँ किसी मुस्लिम से पूछेंगे सिया सुन्नी कुछ, अरे सब एक ही चीज होता है, जानता है कि ये दिक्कत वाली बात है, क्या जरूरत है हम लोग सब एक। यहाँ अगर बड़े समाज में किसी से पूछेगा, अरे ऊंची जात नीची जात में कोई अंतर, अरे क्या हम सब बराबर है वहाँ। लेकिन वहां जाइए जहाँ केवल ऊंचे जाति वाले हो या केवल नीचे जाति वाले, अपने को क्या समझेंगे, वर्चस्व की लड़ाई। तो ये लड़ाई थी टीके माधवन के वाइकोम सत्याग्रह की, 1924, इजवा जनजाति के खिलाफ था। आगे बढ़ जाते हैं। ये कहाँ की समस्या थी? केरल की। कहाँ की समस्या? आगे बढ़। उस समय गांधी जी नहीं थे क्या? अच्छा, महात्मा गांधी, देखिए क्या कहना है कि सर महात्मा गांधी उस समय नहीं थे क्या? तो ये समस्या जो मूला कर्म की समस्या थी, इस ये गांधी जी से पहले की थी, 1857 की क्रांति के समय, उस समय की बहुत पुरानी समस्या थी। टीके माधवन इसके समय थे, जब वाइकोम सत्याग्रह हो रहा था, तो उस समय थे महात्मा गांधी। तो दक्षिण भारत में ये बहुत, देखिए ये सब उस समय मीडिया नहीं थी जो इस समस्याओं को नेशनल लेवल पे ले जा सके। अब किसी मंदिर के आगे किसी को नहीं ले जाने दिया जा रहा है। ये अगर हिस्ट्री का हिस्सा नहीं रहता वाइकोम सत्याग्रह, तो आप ही बताइए आज के वक्त में भी आपको पता चल पाता? नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी को ये बात पता चलती तो वो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाया, लोकल लेवल तक का था। अखबार तो आज भी गांव के लोग नहीं खरीदता है, चाय की दुकान पे जाता है तो पढ़ लेता है वहां पर। तो उस समय उतना मीडिया भी नहीं थी जो इसका विरोध हो सके। और हर काम गांधी जी पे थोड़ी थोपेंगे। इतना महान व्यक्ति टीके माधवन लड़के ले लिए कि नहीं ले लिए? ले लिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन पे। किस पर? हाँ, पुरुष भी इसका सती प्रथा का मूला कर्म जो था ना, मूला कर्म,
मूला कर्म, देखिए मूला कर्म जो था, नलिनी नाम की एक महिला थी, तो वहां पर मूला कर्म का सबसे, देखिए हर क्षेत्र में लड़का हो या लड़की खून खौलता है सबका वहां पर, तो नलिनी नाम की महिला थी, बहुत सुखी जीवन जी रहे थे, पति पत्नी दोनों लोग थे, एकदम अच्छे से जीवन, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा था, मूला कर्म। अब उस महिला को अपना स्तन खोल कर चलना होता था। अब बताइए इतना, इससे शर्म की बात क्या हो सकती थी। बस इसका टैक्स लेने जब आए लोग ना, टैक्स लेने, तो अपना स्तन काट के दे दी, कही कि जब स्तने नहीं रहेगा तो हम टैक्स किस काम का देंगे यहाँ पर। और बेचारी मर गई वहां पे, उसका पति उसकी चिता को जलाया था वहां पे, सारी महिलाएं उस समय मतलब एकदम इसके विरोध में आ गई थी, और उसका पति जब चिता जला रहा था तो उसको मतलब इमोशंस होते हैं सबको कि भाई केवल इस काम के लिए हमारा खुशहाल जीवन बर्बाद कर दिया गया कि हम एक छोटे जाति में पैदा हुए। वो अपनी पत्नी की जलती चिता में भी खुद कूद गया। सती प्रथा नहीं हुआ, सती प्रथा में तो जबरदस्ती जलाया जाता था, सती प्रथा कोई शौक से थोड़ी होता था, लेकिन उसने खुद अपनाया था, और इतिहास का पहला पुरुष सती की घटना को देखा गया। इसका बहुत विरोध हुआ, बाद में इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, तो महिलाओं ने स्वयं इस चीज को लड़कर किया था कि या तो हम मूला कर्म देंगे या तो फिर स्तन काट के अपनी जान दे देंगे। धीरे धीरे ये परंपरा गई थी इस समाज में, ये भारत में इतना खराब खराब मतलब ये परंपरा रही है। केरल के क्षेत्र में था यहाँ पर, तो खैर केरल का अभी भी देखिएगा, केरल का बहुत न्यूज आता है, नहीं आता अभी भी। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में एक बैरियर की तरह होता है। साउथ इंडिया का आपको ना कल्चर उतना ज्यादा नॉर्थ इंडिया वाले को पता रहता है, ना उनकी भाषा, ना वहाँ का न्यूज, और नॉर्थ ईस्ट वाले का भी। कई लोगों को तो मुख्यमंत्री याद नहीं रहता है मणिपुर का कौन है, नॉर्थ ईस्ट वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन। बलसाज सत्याग्रह का नारा क्या था, कर मत दो। वाइकोम सत्याग्रह 1924, वाइकोम सत्याग्रह 1924। अब आते हैं हम लोग किस पर, साइमन कमीशन, बहुत ज्यादा। आगे बढ़े, किसी को सवाल है तो पूछो बाबू। चाइना में एक जैसे लोग हैं फिर भी विकास है, चाइना में एक जैसे लोग नहीं है, वहां के लोग नास्तिक हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग नास्तिक हैं। चाइना में 80% चाइना के लोग नास्तिक हैं। वीगर जो एरिया है वहां पे मुस्लिम है, और कुछ लोग बौद्ध हैं लोग, वहां पे सब क्या है, नास्तिक। सबसे तेज विकास तो इन्हीं सबका होता है, ना इन सब के यहाँ कोई त्योहार होगा, ना कहीं कोई चंदा मांगेगा इन सब के यहाँ, नास्तिक वालों में ना कोई कपड़ा वपड़ा पहनने का नियम कानून होगा। अब जैसे धार्मिक हिसाब से है ना नियम कानून, पूजा पे बैठिए तो वही कपड़ा, पंडाल में जाइए तो वही कपड़ा, नमाज में जाइए, नास्तिक सबके लिए कोई नियम कानून, जैसे रहो वैसे। तो सबसे तेज तो यही जाता है सब आगे, खाली किताब पढ़ो, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना रहता। अब हम लोग इसके बाद कौन सा टॉपिक है, साइमन कमीशन। अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। साइमन कमीशन 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। क्या पारित हुआ, भारत शासन। यह अधिनियम भारतीयों को एक गुस्सा शांत कराने के लिए अधिनियम था। एक्चुअली 1919 में अंग्रेजों ने बहुत गलत गलत दो काम किया। एक तो तुर्की का विभाजन करके मुसलमानों को अपने खिलाफ कर लिया, दूसरा जलियांवाला बाग करके ये पूरे भारत के लिए एक बवाल बांध लिए। तो इसी बीच अंग्रेजों ने जो गठन किया था हंटर कमीशन, वो तो अलग था, वो भारतीयों को दिखाने के लिए था, लेकिन अंग्रेजों ने एक और संगठन, एक और बनाया था जिसका नाम था मेसोपोटामिया आयोग। ये कहीं ये गुप्त रखा गया था। मेसोपोटामिया आयोग ने कहा था कि भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, शायद ये जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति जैसी एक और क्रांति कर सकते हैं, अतः इन्हें तत्काल कुछ रिलीफ दीजिए। तो तत्काल कुछ भारतीयों को सहूलियत दिया गया था, किसमें, 1919 के अधिनियम में। किसमें दिया गया, 1919 के अधिनियम में। राज्यों में क्या लाया गया था, द्वैध शासन। राज्यों में कुछ क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया था तो उसी वक्त अंग्रेज कहे थे कि 10 साल बाद हम इसमें और सुधार करेंगे, ताकि जांच करेंगे कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। तो इसी दौरान इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसने 1929 में इस अधिवेशन को भेजना चाहिए, उसने 2 साल पहले ही इस अधिवेशन को, साइमन कमीशन को कहां भेज दिया, भारत। कहां भेज दिया, भारत। तो बताइए साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। ये किसकी रिपोर्ट की जांच करने वाला था, 1919 की। और भारत का एक क्या लाने वाला था, एक नया कमीशन। ठीक लिखा है जी, क्या एक्स्ट्रा आ गया है, साइमन कमीशन का एक्स्ट्रा आ गया था। आगे बढ़े, साइमन कमीशन किसकी जांच करने वाला था, 1919। और आगे एक और अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला था। इसका असली नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। बताइए इसका गठन कब हुआ, 1927 में। भारत आया 1928 में। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन। इसके अध्यक्ष बताइए, साइमन, अध्यक्ष साइमन। इन 7 सदस्य में से एक सदस्य का नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। वो आगे जाके क्या बना था, प्रधानमंत्री भी बना था इसका। आगे बढ़ जाते हैं, गठन बताइए 1927, भारत आगमन 1928। आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भारत कब आएगा, 1928। कितने सदस्य, कितने सदस्य, सातों के सातों कैसे थे, अंग्रेज। अतः इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं। सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज। इसका काम किसकी जांच करना था, 1919 के अधिनियम की जांच करना और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपना, ताकि एक नया अधिनियम बनाया जा सके। इसका असली नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। भारतीय वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसमें कितने सदस्य थे, 7। जैसे ही ये 1928 में भारत में आया, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए और भारतीयों का कैसे कैसे और डेवलप किया जाए इसके लिए, आते के साथ ही इसका विरोध चालू हो गया। इसे काले झंडे दिखाए गए, पूरे भारत में हड़ताल कर दिया गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के क्या किए गए, नारे, साइमन गो बैक के क्या दिए गए, नारे दिए गए। महात्मा गांधी ने भी इसका क्या किया था, विरोध किया। इसका विरोध सबसे ज्यादा किसने कर दिया, लाला लाजपत राय। पंजाब के क्षेत्र से इसका सर्वाधिक विरोध लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
इनको अंग्रेजों ने विरोध प्रदर्शन में बहुत ज्यादा लाठी से मारा था। इन्हीं लाठी के चोट से कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय को लाहौर में पुलिस लाठी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तत्काल नहीं कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, किंतु उसी चोट से हुई थी। ये किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन। ताबूत किसे कहा जाता है? अंग्रेज जब मरते हैं सब ना, तो उनको खूब अच्छा से डिब्बा में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। इस टाइप का कॉफिन बोलते हैं इसे, ताबूत होता है। कॉफिन में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। यहाँ पे इसे अंग्रेज हो जाएगा, यहाँ चला गया, यहाँ पे ताबूत में इसको रख दिया जाएगा और इसके ऊपर एक पटरा रख दिया जाएगा, पटरा से ढक्कन, इसका क्या किया जाएगा? ढक्कन रख के खूब अच्छा इसको ढक्कन रख के इसमें क्या ठोक दिया जाता है? कील ठोक दिया जाता है। तो अंग्रेज ये कील ठोकेंगे, मान के चलिए कील ठोक दिया, कोई इसका रिश्तेदार या बेटा बेटी दामाद कि दिखा दीजिए मुंह, तो फिर कीलवा उखाड़ के फिर दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर कील ठोकते ठोकते आखिरी कील ठोक दिया तो इनके धार्मिक रूल के हिसाब से आखिरी कील ठोकने के बाद से आपका अब उसका नहीं खोला जाएगा, चाहे बेटा बेटी पत्नी कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो जाए। तो यही अंग्रेजों को उन्होंने क्या कहा था? मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कौन सी कील साबित होगी? आखिर मैंने आखिरी कील ठोका गया, अब आपको अब आपका कोई इलाज है इस दुनिया में? आखिरी कील ठोका गया तो क्या हो गया? खत्म। तो वही लाला लाजपत राय ने कहा था तुमने बहुत गलती किया, अंग्रेज तुम बहुत बड़ी बड़ी गलती किए थे। 1857 में भी तुमने हड़प नीति के तहत गलती किया था, हड़प नीति का गलती किया था कि नहीं किया था? तुमने बहुत गलती किया। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया, गलती किया। तुर्की का विभाजन किया, गलती किया। जलियांवाला बाग किया, गलती किया। लेकिन मेरे पीठ पर जो तुमने लाठी मारी है ये तुम्हारी आखिरी गलती है, ये तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील है जिसे तुमने खुद ठोक दिया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और यह जो था 20 साल बाद पूरा हुआ। साइमन कमीशन 1927 में, 20 साल बाद 1947, 20 साल लगा लेकिन अंग्रेजों के आखिरी कील ठोकाई गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सांडस जो था पुलिस कप्तान था लाहौर का, उसे लाला लाजपत राय के ऊपर पीटने का आदेश दिया था। तो राजगुरु भगत सिंह बटुकेश्वर दास इन लोगों ने किसको उड़वा दिया? सांडस को। लेकिन क्या इसके सबूत मिले? नहीं। लेकिन भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर दास ने बम फेंका केंद्रीय असेंबली में, तो बम फेंकने के साथ साथ शक के आधार पर सांडस की हत्या का आरोप किस पे लगा दिया गया? भगत सिंह, और इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का टॉपिक तो पढ़ाई दिया यहाँ पर। साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। बताइए जब साइमन कमीशन भारत आया तो वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड क्या था? इरविन, लॉर्ड इरविन। ये क्या था? वायसराय। और उस समय भारत वायसराय तो चमचा होता था। वायसराय क्या होता था? चमचा। 1857 की क्रांति के बाद ही वायसराय का पद आया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ इस नियम में 1858 में जब अधिनियम आया था, महारानी का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने ही इसे पढ़ा था और कहा था कि आज से ब्रिटेन का एक चमचा बैठेगा, उस चमचा का नाम क्या रहेगा? वायसराय। इरविन नहीं रहेगा, वायसराय। और एक मंत्री बैठेगा जिसका नाम रहेगा राज्य सचिव। क्या नाम रहेगा? राज्य सचिव। तो एक बैठेगा कौन? वायसराय, और एक क्या बैठेगा? राज्य सचिव। राज्य सचिव ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा? राज्य सचिव। राज्य सचिव काम हम कौन करेगा? वायसराय। तो उस समय वायसराय कौन था? इरविन। कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन था। और वायसराय बर्केन हेड, बर्केन हेड, सॉरी राज्य सचिव कौन था? बर्केन हेड, बर्केन हेड, बड़का मुड़ी था इसका, बर्केन हेड। और वायसराय कौन था? इरविन। तो भारत में शासन की जिम्मेदारी दोनों लोग की होती थी, वायसराय की भी होती थी और राज्य सचिव। राज्य सचिव डायरेक्ट रिपोर्ट करता था किसको? इंग्लैंड। और भारत में जो भी घटना हो रही है इसका रिपोर्ट वायसराय किसको देता था? राज्य सचिव। और राज्य सचिव ये रिपोर्ट कहां देता था? इंग्लैंड। तो पावरफुल कौन हो गया? राज्य सचिव। तो राज्य सचिव थे बर्केन हेड और वायसराय कौन थे? इरविन। इन लोगों के सामने बैठा कौन? ये क्या नाम है? साइमन। और 7 आदमी आए थे, सातों लोग बैठे, कहें कि भारत में हम कैसे सुधार करेंगे। अब दोनों पहले से भारत में रह रहे हैं, इरविन आप भी रह रहे हैं, बहुत योग्य है, बर्केन हेड आप भी रह रहे हैं, इतना विरोध क्यों हो रहा है? पहले विरोध प्रदर्शन वाला ऑफिस में घुस गया सर, मार गरियाने लगा सब किसको? साइमन को। साइमन वापस जो साइमन कमीशन वापस जो काला झंडा ठूस दिया सब मुंह में बड़ी दिक्कत हो गया। अब गुस्सिया गया साइमन, गुस्सिया के किसको बोला? राज्य सचिव को। क्या करता है तुम लोग, जब सुरक्षा नहीं दे सकते बुलाया क्यों? बहुत विरोध हुआ। तो साइमन कौन भड़क गया? बर्केन हेड भड़क गया। कौन भड़का? बर्केन हेड भड़क गया। अब मोतीलाल नेहरू को बुलाया, यही कूद रहे थे जाने, इधर नेहरू इधर, कोई चीज चिंता है, वो अपना संविधान बनाएगा। साइमन को बनाने दे, कह रहा काहे बनाने देंगे, यहाँ एक भी भारतीय नहीं है, बिना भारतीय के होते भारत का संविधान बनेगा कैसे? तो बर्केन हेड तो गुस्सिया था। बर्केन हेड ने खुली चुनौती दे दिया मोतीलाल नेहरू को। किसे दिया? मोतीलाल नेहरू को। और कहा मोतीलाल से कि मोतीलाल आप अपना क्या कीजिए? कानून बनाइए, अपना संविधान बनाइए और अपने संविधान को अपने ही देश के लोगों से पारित करा के देख लीजिए। अगर आप ही के देश की सारी पार्टियां आपके बनाए संविधान से सहमत हो जाएंगी तो मैं बर्केन हेड भारत का राज्य सचिव होने के नाते आपको वचन देता हूं कि मैं आप ही का संविधान इंग्लैंड की संसद से पारित करा दूंगा। ये मोतीलाल नेहरू का है। तथास्तु, एकदम हम कोई दिक्कत नहीं, हम कानून बनाइए लेंगे, हम पारित तो करा लेंगे। बर्केन हेड वाह इशारा कर, इसको कॉन्फिडेंस इतना कहां से आया? क्योंकि इसको पता था कि सब के सब राजी हो जाएंगे, लेकिन जिन्ना कैसे राजी होगा? और शर्त के हिसाब से जिन्ना को हर पार्टियों को राजी होना जरूरी था, लेकिन जिन्ना उस समय की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जिन्ना तो रेडी होगा नहीं। तो इन्होंने अपना संविधान बनाया। उस संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई और उस संविधान में आजादी की बात कहीं भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय तक दूर दूर तक आजादी देने वाले नहीं थे। सब 1927 में किसी को नहीं पता था कि आजादी मिलेगा। तो इन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट मतलब स्वायत्त राज्य चाहिए। और वैसे भी मोतीलाल नेहरू जब स्वराज पार्टी का गठन किए थे तो इनका सबसे बड़ा मांग क्या था? डोमिनियन। और इन्होंने जब अपना रिपोर्ट बनाया तो उस रिपोर्ट का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। बताइए नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की मोतीलाल नेहरू?
मोतीलाल नेहरू। तो जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, इस नेहरू रिपोर्ट में कई सारी बातें थी, जिसका सबसे मुख्य बात क्या था, डोमिनियन स्टेट, यानी राज्यों को छूट दीजिए। मोतीलाल नेहरू गए, कहे कि देखो बर्केनहेड हमारा चैलेंज किया है कि तुम संविधान बनाओ, हम पारित कराएंगे। देख हम बना के ले जाते हैं और आपका बाप पारित कराएगा। आपकी सबके पास ले गए पारित कराने, जिन्ना के पास गए तो जिन्ना कर रहे मोतीलाल कौन सी लाया है ये, ले ले तू हमरा से 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। वो आपने फार्मूला रख दिया, क्या नाम था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। वो कह रहा है कि तुम मेरा मान लो, आई कर रही तुम हमरा मानो। दोनों में विवाद, पहले से मैच फिक्स था। जिन्ना मिला हुआ था किसे, बर्गेनहेड से। अब ये जिन्ना पारित नहीं किया तो बेचारे संविधान लेके कौन गए, मोतीलाल नेहरू। कहा कि देखिए ये नेहरू रिपोर्ट है मेरा, ये पीडीएफ की तरह ले गए थे इतनी सब, नेहरू रिपोर्ट है, बर्गेनहेड फाड़ दिया। मोतीलाल नेहरू को भी ले गए थे, देखो मेरा कितना वैल्यू है समाज में। बर्गेनहेड को हम गिरा दिए, झुका दिए। बर्गेनहेड बोला था तो कहे चलिए पिताजी चलते हैं वहां पे। अब मोतीलाल नेहरू गया किसके पास, बर्गेनहेड के पास। ये सब रेडी है सब, इन जिन्ना को छोड़िए ना, मेरा का वैल्यू है। बर्गेनहेड की तो बेइज्जती हुई थी, क्योंकि बर्गेनहेड को गरियाया था कौन, साइमन। कहा कि चोट्टा कहीं का तुम लोग कौन व्यवस्था किया यहाँ पर, समझा ही नहीं गया। वो सबके सब मंत्री था, सब सातों आई अकेले मंत्री थे, झाड़ दिया। और इरविनवा तो भाग गया था कहीं, कहा कि हम तो पिटा जाएंगे। इरविनवा का पावर ज्यादा नहीं था। अब मान के चलिए कहीं दरोगा अगर गाली सुन रहा है तो सिपाही तो पक्का पिटाएगा। सिपाही सीधे दरोगा को छोड़ के निकल। वहां देखिए दरोगा जी पास गए, भाग जाता है, अपन समझे मरने आए हैं यहाँ। हाँ एक तो घूस देके नौकरी हुआ है उसमें से। इरिनो क्या हो गया, भाग गया। सारा गाली कौन सुना था, बर्गेनहेड। तो बर्गेनहेड ने किसको ऐसा चैलेंज रखा, किसके आगे, मोतीलाल नेहरू। भाई पूरे नहीं होगा, जिन्ना काम करिए दिया, क्या थमा दिया, 14 सूत्री जिन्ना। ये गए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लगी, बर्गेनहेड का गुस्सा उतार दिया किसके ऊपर, मोतीलाल नेहरू। झाड़ दिया उनको कि जब औकात ना है संविधान बनाने के तो काहे विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का। यहाँ लोग तुम्हारे देश के हो ना, तुम्हारा लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम तो 18 विदेश वाले, हमारा तो विरोध होगा ही होगा। भागता है कि नहीं यहाँ से, फाड़ के फेंक, भाग यहाँ से। बेचारा मोतीलाल नेहरू बेइज्जत हो गया। अब बेइज्जत में डबल बेइज्जत, बेटा देख रहा था। फाड़ के फेंक दे लो। पापा फेंक दिया नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की बेइज्जती हो गई। मोतीलाल नेहरू इसके बाद आपको राजनीति में कहीं नहीं दिखेंगे। अंग्रेजों किसी का परमानेंट सोल्यूशन किया है, इनका क्या कर दिया था, परमानेंट सोल्यूशन। इसके बाद राजनीति में कहीं नहीं दिखेंगे। अब आया जवाहरलाल नेहरू, भड़का एकदम, कहा कि चट्टा हम तुमको बर्बाद कर देंगे रे बर्गेनहेड, देख लेना तू हमारे अब्बू का डोमिनियन स्टेट नहीं माना है, पिताश्री हम आपके आंसुओं का बदला लेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जिन्ना आया अपन फार्मूला लेके कि देखिए आपके कहने पर बर्गेनहेड हमने मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव नहीं माना, आप हमारा जिन्ना फार्मूला मान लिया। कहेंगे रे चोटा कहीं का, तू लोग कौन दुनिया का है, बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी। बताओ जिस पानी में हाथी डूब जाए, गधा पूछे कि हम हिल जाएंगे, अजब हाल है। कहा कि जब हम नेहरू का नहीं माने तो तुम्हारा मानेंगे, हमारा काम है तुमको हिंदू मुस्लिम में लड़वाना। जिन्ना को पता था, जिन्ना के बाद दूसरा था क्या, अगर जिन्ना मुसलमान नहीं रहता तो क्या था, कुछ नहीं। तो जहां देहात में वो कहावत कहा जाता है, जहां खौर ना पतवार या रेड़ प्रधान। तो मुसलमानों में उस समय कोई बढ़िया नेता ही नहीं था, वही हो गया ना, खौर ना पतवार या रेड़ प्रधान हो गया। कौन प्रधान हो गया, जिन्ना। तो कोई था ही नहीं, यही एक लीडर मिल गया। जिन्ना का 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला रद्द हो गया और मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट रद्द हो गया। ये दोनों अगर नहीं लड़े होते तो जिन्ना, अगर मोतीलाल नेहरू समझदार रहते और जिन्ना समझदार रहता तो जिन्ना कहता कि हमारा 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला भी ना वही नेहरू रिपोर्ट में घुसा दे। नहीं समझे। मान के चलिए नीतीश कुमार कहें किसी से कि आप अपनी रिपोर्ट लाइए और रिपोर्ट लेके जाएंगे, और हम उससे आदमी से लड़ने से अच्छा हम कह दे रहे हम रिपोर्ट पीछे में स्टेप पर मारते हैं, दोनों पारित कर दिया। नहीं हो गया रहता तो दोनों लड़ल नहीं रहता, तो दोनों का पारित हो गया। वो का 14 फार्मूला का कौन कौन चीज लिखा था, 14 में क्या लिखा होगा यहाँ पर, 14 को तो आज ले पाकिस्तान में कोनो 14 को बढ़िया चीज नहीं है, आज ले 2021 में कराची लाहौर और कौन चीज है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट रद्द हो गया, किसने बनाया था नेहरू रिपोर्ट, हाँ जिन्ना फार्मूला भी रद्द हो गया, दोनों आपस में काटाकुटी कर लिया। अब बर्गेनहेड कहा साइमन कमीशन से, देखिए यहाँ राज करना बहुत सिंपल है, हिंदू को लड़ाई है मुसलमान से, मुसलमान को लड़ाई हिंदू से, दोनों पिटा के आगे दोनों को पुचकारिए, मार दिया है, मार दिया, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल शासन है। कहा अच्छा ये बात था, हमारा काला ठंडा मुंह में ठूस दिया था। साइमन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन साइमन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दिया और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का 85% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जो किसने लिखवा के गया, और एक विरोध हो रहा था और नेहरू लेके गए थे नेहरू रिपोर्ट, संविधान वाला हमारा 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला लो, 14 को लेके पंखा डोलियो संविधान से, समझ आ गया। नेहरू रिपोर्ट क्या पारित हो पाया, साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में, जवाब में कांग्रेस ने क्या दिया था, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला किसको रद्द करा दिया, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट किसको रद्द करा दिया, जिन्ना फार्मूला। पारित कौन हो गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है, सातों के सातों सदस्य अग्रेस। इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। समझ आ गया कि नहीं आएगा। इसमें घोर बेइज्जती किसकी हो गई, मोतीलाल बेचारे गए थे डोमिनियन स्टेट लेने, ले जाके चला, इनका बेटा का नाम जवाहरलाल नेहरू। इनकी बेइज्जती कब हुई थी, 1928। संजोग से अगला वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हो रहा था, लाहौर में,
और इसकी अध्यक्षता चुन लिया किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इससे कसम खाया कि बाबूजी का बदला हम लेंगे, बाबूजी का बदला लेंगे, ले तो हम बाबूजी के बदला। समझ में आ गया कि नहीं? और मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को बहुत नाज से पाला था, बहुत बहुत कोई चीज की कमी नहीं करने दिया। उसका पेरिस से तो कपड़ा धोआ के आता था। हाँ, इंग्लैंड पढ़ने गए, इंग्लैंड के राजा एक बार उनको अपनी गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया, कोनो बात पे विवाद हो गया, खरीद पे वो टाई खरीदने गया सब, और नेहरू को टैया पसंद आ गया, तो दुकानदार ने नेहरू दे लिया। तो राजवा का लड़का कह रहा है कि हमको भी एगो दे दो, दुकानदार कह रहा है कि खत्म हो गया, एक था, तो कहा हम ही को दे दो। कहा कि नहीं, आप हमारे देश के राजा का बेटा है तो क्या हुआ, इंसानियत कहता है कि पहले ये पसंद किया, पहले इसको देंगे। इंग्लैंड के लोग में देखिए एक दुकानदार का कितना इंसानियत, अभी भड़क गया राजवा, नेहरू को बैठाया नहीं अपनी गाड़ी में, तो ना बैठाएंगे, बेचारा पैदल गया। पता चल गया किसको? मोतीलाल नेहरू। हॉस्टल में जितना गेट था सातों गेट पे गाड़ी लगवा दिया। मोतीलाल नेहरू हमारा बेटा जो नहीं से निकलेगा उधर गाड़ी रहेगा, तो राजा का लड़का है तो क्या जरूरत है, तोरे लगे गाड़ी है, हमरो यहाँ है कमांडर जीप। पहले वही समय गाड़ी चलता था, बारात में भी जाता था कमांडर, आजकल तो सवारी ढोता है सब, और ड्राइवर का पेटे नहीं भरता है उसमें, सबको बैठा लेगा, पीछे बैठा लेगा, अगो अपने सीट पर बैठा लेगा, निकल के चलाएगा, ऐसे जाते ना, बगल से कौन जाएगा मार देगा रे। नहीं देखे, अरे यार इन लोगों का ड्राइवर का पेटे नहीं भरेगा, और के बाद तो कोई हाथ देगा ना तो कहते हर जगह ऊपर चढ़ जाओ, खोपड़िया पे बैठा ले छोटा कहेगा। देखते और अरे ये हवा हवाई, हवा हवाई में तो दूगो अगर महिला फुल साइज की बैठ गई एक्सेल तो उसका मोटर जल जाएगा। हवा हवाई में ले जा रहा था, बेचारा डुकुर डुकुर चल रहा था, माथा पीट रहा था, कोना को बैठा लिया हमें। फुल चार्ज करेगा, फुल साइज की अगर मिल गई तो गांधी मैदान जा डिस्चार्ज। बहुत एक्स्ट्रा पावर लगता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू। और बर्केनहेड था, और जवाहरलाल नेहरू तो कहा कि बर्बाद ना कर दिए बर्केनहेड तो कहियो, तो हमने अब्बा को बुलाया, मेरे अब्बू जान को, देख तुम यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा मित्रों अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, लात मारते हैं हम ऐसे डोमिनियन स्टेट पे, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, आजादी से कम कुछ भी नहीं। और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, क्या होता था? दिसंबर। कहा कि आज से ये अधिवेशन दिसंबर में नहीं होगा, अब हम लोग इस अधिवेशन को जनवरी में करेंगे। कब करेंगे? जनवरी में। और इन्होंने जनवरी में पंडित तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी लोग का दिन पत्रा देखने बड़ी अच्छा से आता है, इस दिन ब्याह कीजिएगा 4 लड़का, इस दिन करिएगा 3 लड़का। अरे वो लोग पता नहीं क्या क्या मिलाता है, लड़की मांगलिक है, इस ऐसे जून में ब्याह कर लेंगे, लड़का बुद्धिमान नहीं होगा, नवंबर में कीजिए आइंस्टीन बनेगा। उन लोग के पास पता नहीं क्या पतरा पतरी होता है, अब मैच कराता है, नहीं मैच करता है तो कहते हैं लोग रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सुने कि नहीं? अरे हमारे एगो दोस्त का ब्याह 2 साल से कट रहा है, ये सब चक्कर में वहां पे तो बहुत दिक्कत हो गया वहां पे। तो ये लोग डेट तो देखे थे, अरे याद देखो ध्यान से, तो पंडित जी थे, अरे ध्यान से समझ, इन्होंने डेट डिसाइड कर लिया 26 जनवरी को, हल्ला नहीं कर, 26 जनवरी को इन्होंने डेट डिसाइड कर दिया। चिल्ला लिया, टाइम क्रॉस हो गया, ज्यादा पढ़ा के निकाले जल्दी, बीच में टॉपिक नहीं ना छोड़ेंगे, हल्ला कर रहा। तो इन्होंने डेट डिसाइड किया 26 जनवरी 1930 और कहा कि आज से हर भारतीय अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा 26 जनवरी से। इन्होंने देखा होगा पत्रा पत्री में कुछ भी कुंडली उंडली मिला कि यहाँ, हालांकि कुंडली ठीक देखे थे पंडित जी, देखे थे कि नहीं? 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू आधी रात को सब लोग के लग ले गए और रतिया को रावी नदी के किनारे झंडा गाड़े और कहें कि जब मध्य रात्रि पर पूरी दुनिया सो रही है तो भारत के लोग अपनी आजादी का आगाज कर रहे हैं आज से 26 जनवरी को। याद कर ले बर्केनहेड, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और उन्होंने कहा कि हम लोग अगला 26 जनवरी तक तो आजादी ले लेंगे। यहाँ पर लोग पूरा जी जान लगा दिए। अगला 26 जनवरी को आजादी नहीं मिला, नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, अगला 26 जनवरी को मिलेगा। मिलवे नहीं किया, कोई बात नहीं, अगला 26 जनवरी को। ऐसे अगला अगला करते करते, ऐसे ही अगला करते करते 26 जनवरी 1900 क्या आ गया? 47। कहा कि अगला 26 जनवरी को मिलेगा। तब तक क्या मिल गया? 15 अगस्त को। क्या मिल गया? अरे भाई अगस्त बाद में ना आएगा, पहले तो जनवरी आएगा। तो 26 जनवरी को क्या मिला था? हम लोग तो मूड में थे कि आजादी कब लेंगे? 26 जनवरी लेंगे, 26 जनवरी को आजादी। कैसे नहीं? आजादी मिला 15 अगस्त, लोगों ने कहा सोचा नहीं। 2 तारीख हो गया, अब एक आदमी का 2 हैप्पी बर्थडे थोड़े होगा। तब क्या किया जाए? तब गया सब अम्बेडकर साहब के पास, महाराज आप पढ़े लिखे, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा देख तू 2 हैप्पी बर्थडे के टेंशन में ना, हमरा 3 हैप्पी बर्थडे के टेंशन। कहते ये क्या करे महाराज, ये क्या करे, हम तो 2 हैप्पी बर्थडे के टेंशन में थे कि 26 जनवरी को किया जाए तो इस ससुर आजाद कर दिया है 15 अगस्त को। तो अम्बेडकर साहब कह रहे बकलवा, संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो 3 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तब बीच में डिसाइड किया गया एक काम करते हैं, संविधान को नवंबर में लागू नहीं करते, 1 महीना रोकेंगे तो 26 दिसंबर, 1 महीना और रोकेंगे तो 26 जनवरी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949।
एक जानबूझ के 2 महीना रोका गया। 1 महीना रोकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 और अगला रोकेंगे तो जनवरी हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 कहा गया। देखो हई वाला हैप्पी बर्थडे को हई वाला हैप्पी बर्थडे पे मर्ज कर दिया गया और इस दिन भारत क्या हो गया, गणराज्य हो गया। क्या हो गया, गणराज्य। तो हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमने अपना राष्ट्रपति चुन लिया था, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। हम लोग वायसराय तासराय का पद खत्म, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बेटन उटन जाओ, विलियम बेटिंग आई माउंट बेटन जाओ यहाँ पर। तो हम लोगों ने 3 को हैप्पी बर्थडे को कितना में बता दिया, 2 26 जनवरी। देखिए यहाँ पे बर्किन हेड का माथा चकरा गया, वो सोच रहा था बर्किन हेड कि आजादी ले कैसे लेगा अगले साल। तो नेहरू ने कहा हम ले थोड़े लेंगे, भारत के लोगों को कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला मोदी जी ने अपनाया। मित्रों अच्छे दिन आएंगे। इतिहास बहुत बेहतरीन चीज है। जवाहरलाल नेहरू ने यह फॉर्मूला अमेरिका से चुराया था। अमेरिका वाले आजादी से पहले ही 4 जुलाई को अपना आजादी दिवस मनाते थे, स्वाधीनता दिवस। तो वो कहां से चुरा के लाए थे, हमें। इससे चुरा लिए कौन, नरेंद्र मोदी। अच्छे दिन आएंगे। आप इतिहास पढ़े नहीं है। इन्होंने घोषणा किया था 26 जनवरी 1930, 17 साल बाद अच्छा दिन आया 1947। अभी आप 8 साल में उग गए, अभी 17 साल बाद आएगा। कब आएगा। इतिहास से कुछ सीखिए आप लोग, कुछ सीखते ही नहीं आप लोग इतिहास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतिहास से बहुत कुछ सीखिए। आगे बढ़े। ये हो गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल जिन्ना फार्मूला का सूत्री था। चलिए अब आगे का क्लास कल देखेंगे।